कल मैंने आपको द रिवॉल्यूशनरीज पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करा दिया था लास्ट वीडियो के अंदर, पेज 12 तक। आज हम पेज 13 से स्टार्ट कर रहे हैं, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन फ्रॉम 1830 टू 1848। अब देखिए एग्जैक्ट जो एज ऑफ रिवॉल्यूशन है वो 1830 से तो स्टार्ट होता नहीं है, 9 से पढ़ा है आपने। तो पहला हमारा रिवॉल्यूशन कब होता है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन है 1789 में। पहला हमारा रिवॉल्यूशन कब हुआ? फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में, जो कि बर्मन डायनेस्टी के जो किंग थे लुइस, उनके खिलाफ हुआ था। और उनको हटाकर कौन आया था? 1789 में वह रिवॉल्यूशन हुआ, लिबरल्स ने आवाज उठाई। उसके बाद नेपोलियन ने 1804 में उसको टुक ओवर कर लिया। मतलब पूरी तरह से फ्रांस में मोनार्की खत्म होकर नेपोलियन गवर्नमेंट रूल कर रही थी, नेपोलियन रूल कर रहा था। फिर हमने लास्ट ये भी पढ़ा था कि नेपोलियन ने कब तक रूल किया? 1813 में नेपोलियन ने लिप्सी की वॉर में वो हार गया। और फिर 1815 के अंदर ब्रैप, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, ब्रैप क्या है? यूरोपियन पावर्स हैं। कौन है ये? ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, इन सब ने एक साथ मिलकर नेपोलियन को डिफीट किया 1815 में। और उसके बाद वहां पर कंजर्वेटिव एरा स्टार्ट हो गया। कंजर्वेटिव्स आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं हम लास्ट वीडियो में। तो कंजर्वेटिव एरा स्टार्ट हो गया, यानी दोबारा से बॉर्बन डायनेस्टी। अब ये ब्रैप ने क्या किया था? ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया ने नेपोलियन को हराकर वहां पर दोबारा बॉर्बन डायनेस्टी के किंग को ही स्थापित कर दिया था दोबारा से। क्यों? क्योंकि राजा की सरकार को चलाना चाहते थे। अब वहां पर 1815 से 1813 तक लगातार कंजर्वेटिव्स का रूल रहा। जितने भी नेपोलियन ने चेंजेस किए थे उन सबको चेंज कर दिया गया और दोबारा से वहां पर एक तरीके से मोनार्की ही चल रही थी, मोनार्की रूल कर रहा था। अब देखिए रिवॉल्यूशन दोबारा हुआ, फ्रांस के अंदर ही हुआ सबसे पहले 1830 में। 1830 के अंदर रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है। और अब भी रिवॉल्यूशन कौन करते हैं? रिवॉल्यूशन करते हैं लिबरल नेशनलिस्ट। लिबरल नेशनलिस्ट कौन? जो पहले से जो मिडिल क्लास थे, जो प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे, है ना, न्यू मिडिल क्लास एजुकेटेड लोग थे, उन्होंने ही दोबारा से रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया। अब ये देखिए रिवॉल्यूशन किया दोबारा उन्होंने। और 1815 के अंदर उन्होंने जो बॉर्बन किंग था उसको एक कंजर्वेटिव से हटाकर वहां पर अब कैसी गवर्नमेंट आ गई? उन्होंने उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क की तरह से बिठा दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क मतलब जो दूसरे, जो अपने अधिकारियों से पूछे बिना, जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन से पूछे बिना, वहां के लिबरल से पूछे बिना कोई काम नहीं कर सकता, है ना। तो अब देखिए एक ड्यूक मेटरनिख, जिन्होंने नेपोलियन को सबसे डेंजरस बताया था, है ना, अपनी सोसाइटी के लिए, उन्होंने ही एक सेंटेंस कहा, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैच कोल्ड। यहाँ पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, अगर इसके वर्ड्स पर जाया जाए तो ये कहते हैं कि भाई जब फ्रांस ने छींक मारी तो पूरे यूरोप के अंदर जुकाम फैल गया। पर यहाँ जुकाम से क्या मतलब है? यहाँ जुकाम किसको दिखाता है? नेशनलिस्ट फीलिंग को दिखाता है कि जब फ्रांस के अंदर नेशनलिज्म आया उसके बाद पूरे यूरोप के अंदर नेशनलिज्म फैलना शुरू हो गया। अब फ्रांस की ही बाउंड्री से लगा हुआ था बेल्जियम, दोनों का बॉर्डर सेम था। अब जैसे ही फ्रांस के अंदर राजा की सरकार हटी, कंजर्वेटिव्स हटे, तो सीधा बेल्जियम की पब्लिक ने भी आवाज उठाना शुरू किया कि भाई हमें भी अपने यहाँ पर क्या चाहिए? हमें अब लिबरलिज्म चाहिए, हमें नेशनलिस्ट चाहिए। अब इन्होंने, बेल्जियम के लोगों ने अपने आप को अलग कर लिया यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड से। यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड के बाद क्या हुआ? अब देखिए सीरीज से पहले फ्रांस नेशन बन गया, बेल्जियम नेशन बन गया। अब इसके बाद में आता है आपका ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है? ग्रीस का जो रिवॉल्यूशन है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि ग्रीस एक ऐसा जगह था जो एशिया और यूरोप के बॉर्डर पर आता था। तो वहां पर क्रिश्चियनिटी भी थी और हमारा इस्लामिक भी था। तो क्रिश्चियनिटी और इस्लामिक होने की वजह से वो हमेशा कंट्रोवर्सी के अंदर रहा। और एक समय ऐसा आया कि वहां पर ये जो पीरियड चल रहा था रिवॉल्यूशन का, इस समय पर वहां पर एक ऑटोमन एम्पायर का राज था। ऑटोमन क्या हुआ? ऑटोमन एम्पायर क्या होता है? इस्लामिक रूल, है ना। वहां पर इस्लामिक रूल चल रहा था। और ग्रीस को इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? ग्रीस को इसलिए भी इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि इसको क्रेडल ऑफ यूरोपियन क्रिश्चियनिटी कहा जाता है। क्रेडल ऑफ यूरोपियन क्रिश्चियनिटी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसलिए अब यहाँ पर लड़ाई हुई, पर क्या हुआ कि जो यूरोपियंस थे उन्होंने ऑटोमन एम्पायर को हरा दिया, यानी कि इस्लामिक सरकार को वहां से हटा दिया और वहां पर क्रिश्चियनिटी हो गई और वहां पर भी उसको भी एक नेशन बना लिया गया। ऐसे में यहाँ पर आपके चैप्टर में एक इंग्लिश पोएट के बारे में बताया गया है,
इंग्लिश पोएट थे जो कि ब्रिटेन के थे, लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन एक पोएट थे जो लगातार नेशनलिज्म के लिए आवाज उठा रहे थे और ग्रीस को आजाद कराने के लिए आवाज उठा रहे थे। तो वो क्या करते थे, वो पैसा इकट्ठा करके वहां लड़ाई के लिए वहां के लोगों को भेजते थे, और एक बार पैसा इकट्ठा करके युद्ध करने के लिए खुद भी वहां चले गए ग्रीस में। पर हुआ क्या, जब वो युद्ध करने के लिए गए तो वहीं पे उनको फीवर आया और उनकी डेथ हो गई। ठीक है, अब ऑटोमन एम्पायर तो खत्म हो गया, वहां से यूरोप का ही वहां पर भी शासन हो गया। तो यहाँ पर जब ऑटोमन एम्पायर को हराया तो एक ट्रीटी, जैसे ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था जब नेपोलियन को हराया, तो यहाँ पर ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल हुआ 1832 में ऑटोमन एम्पायर को हराकर। अब इससे क्या हुआ कि ग्रीस वॉज नो मोर द पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर, यानी कि अब ग्रीस ऑटोमन एम्पायर का पार्ट नहीं था और वो यूरोप का ही हिस्सा बन गया था। नेक्स्ट आपका आता है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। अब यहाँ पर रोमांटिक की क्या आइडियोलॉजी है, क्या मतलब है रोमांटिसिज्म का, क्या है ये? रोमांटिसिज्म एक इमेजिनेशन है, एक ऐसा नेशनल फीलिंग है कि यहाँ रोमांस किसके प्रति है? रोमांस है किसके प्रति? अपने देश के प्रति, अपने नेशन के प्रति, एक बिलोंगिंग, कॉमन बिलोंगिंगनेस के प्रति यहाँ पर आपको रोमांस दिखाया गया है। अब इसके अंदर जो कुछ रोमांटिक लोग थे, जैसे कंजर्वेटिव्स हुए, लिबरल्स हुए, ऐसे ही एक रोमांटिसिज्म के कुछ ऐसे फॉलोअर्स थे। इसमें कौन थे? आर्टिस्ट थे, पोएट्स थे, राइटर्स थे। ये कौन लोग थे? ये कहते थे कि नेशनलिज्म किससे आ सकता है, कि नेशनलिज्म हमेशा नेशन की जो एक फीलिंग होगी, जो उसका फोक सॉन्ग्स है ना, फोक स्टोरीज हैं, उन सबको कलेक्ट किया जाए और लोगों को उसके प्रति जागरूक किया जाए। क्यों? क्योंकि इस समय पे यूरोप के अंदर साइंस का भी अच्छा खासा इंटरफेरेंस हो गया था, तुमने पढ़ा ने, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था, अब सब लोग रीजन मांगते थे। तो इसके अंदर वो क्या दिखा रहे थे कि रोल ऑफ कल्चर इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन, कि एक नेशन को बनाने के लिए किसका आइडिया लेना चाहिए? कल्चर का। कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो, जैसे हमारे देश में एक ही त्योहार पूरे देश में अलग अलग नाम से मनाया जाता है एक ही समय पर, है ना, जैसे बैसाखी, बिहू, ये सारे क्या हैं? तो हम क्या हैं? अलग अलग राज्यों में होने के बाद भी हमें कॉमन बिलोंगिंग है, हम सबका कल्चर सेम है, हम सबका हिस्ट्री सेम है ना। तो यही फीलिंग वो यूरोप के अंदर जगाना चाहते थे कि नेशनल सॉन्ग्स, नेशनल फोक सॉन्ग्स, फोक डांस को लो और लोगों को जागरूक करो नेशन बनने के लिए, क्योंकि सिर्फ रिवॉल्यूशन से कुछ नहीं होगा। पेज 14 पर आ जाइए। यहाँ पर एक पिक्चर भी दिखाई गई है, एक आर्टिस्ट ने इसको ड्रॉ किया है 1824 में, जिसको कि रोमांटिसिज्म का आइडिया को लेके कहा है कि यहाँ लोगों को कोई लड़ाई नहीं है आपस में, सब क्या है, प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। अब वो फोकस किसके ऊपर करते थे? फोकस करते थे इमोशंस के ऊपर। इमोशंस, इंट्यूशन, फीलिंग्स, के लोगों की फीलिंग्स, जब लोग एक दूसरे को एक जैसा समझेंगे तो वो एक साथ आसानी से रह पाएंगे। अब उसमें आर्ट, पोएट्री, स्टोरी, म्यूजिक, इन सब का बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन उन्होंने शो किया कि नेशन फीलिंग जगाने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रीजंस देने लगे। अब क्या हुआ, उन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया पूरे राज्यों का, एक जैसे कि यूज ऑफ फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री, फोक डांसेस, यूजेस ऑफ लैंग्वेजेस के कॉमन लैंग्वेज। अब देखो, इसमें दो एग्जाम्पल आपको देते हैं। एक तो एग्जाम्पल है तुम्हारा कैरोल क्रिपेंस्की। कैरोल क्रिपेंस्की क्या, एक आर्टिस्ट थी, एक ओपरा सिंगर थे। तो ये क्या करते थे, ये नेशनल स्ट्रगल इन्होंने किसके थ्रू बढ़ाया? म्यूजिक। ओपरास क्या होते हैं? ओपरास तो हमारे इंडिया में तो नहीं होते, पर यूरोप के अंदर होता है। एक बहुत बड़ा सा स्टेज होता है, उसके ऊपर एक लेडी खड़ी होगी और ये मैन होते हैं, वो जोर जोर से चीख कर गाते हैं, है ना, तो उसको ओपरा कहा जाता है। तो वो ओपरास के थ्रू म्यूजिक, टर्निंग फोक डांसेस कौन, लाइक अ पोलोनेज एंड मजूरका। अंडरलाइन कर लीजिए, पोलोनेज एंड मजूरका। 1 मार्क्स में बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन कि बताइए फोक डांसेस बताइए। तो इन दोनों को सिंबल बना लिया उन्होंने अपने नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ाने का, क्योंकि मैक्सिमम लोग इससे अपने आप को जुड़ा हुआ पाते थे वहां के। दूसरा एग्जाम्पल आता है आपको, अब ये तो फोक सॉन्ग और फोक डांस का हो गया। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल आता है लैंग्वेज का, कि लैंग्वेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब जैसे हमारे देश को जब एक नेशन बनाया गया तो क्या किया, सब अलग भाषाएं थी, पर फिर भी हिंदी को हमारी एक मातृभाषा बना दी, क्योंकि चाहे आप किसी भी जाति, किसी भी क्षेत्र के हो, पर हिंदी को आप जरूर पढ़ेंगे, हिंदी आप सभी को आती होगी। क्यों? क्योंकि हमारी मातृभाषा है। तो अब लैंग्वेज का एक एग्जाम्पल यहां से लेते हैं
कि जब रशिया ने पोलैंड को हरा दिया, जब नेपोलियन को हराया था तो पोलैंड का कुछ हिस्सा रशिया को मिल गया था। अब रशिया ने वहां पर अपना अधिकार जमाते ही सबसे पहले पॉलिश लैंग्वेज को हटाकर क्या किया, अपनी रशियन लैंग्वेज को लोगों को जबरदस्ती शुरू किया बुलवाना वहां से, कि सभी स्कूल्स के अंदर से इंस्टीट्यूशंस के अंदर उन्होंने रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया और पॉलिश लैंग्वेज को वहां से फोर्सफुली हटा दिया गया कि जो भी पॉलिश लैंग्वेज बोलेगा उसको सजा मिलेगी, पनिशमेंट होगी। तो अब वहां के लोगों ने विद्रोह करने के लिए क्या किया, पोलैंड के जो चर्चेस थे वहां पर जो प्रिस्ट थे, जो उनके फादर्स होते थे, उन्होंने पॉलिश लैंग्वेज में प्रीच करना शुरू कर दिया कि अगर चर्च के अंदर आएंगे तो चर्च में कोई मना नहीं कर सकता, तो हम पॉलिश लैंग्वेज में ही एक दूसरे से बात करेंगे। और उन्होंने इस लैंग्वेज को एक सिंबल ऑफ रिवॉल्यूशन बना लिया। ठीक है, सिंबल ऑफ रिवॉल्यूशन बना लिया। पर रशिया ने क्या किया, फोर्सफुली उस लैंग्वेज को हटाया, जितने भी प्रिस्ट थे उन सबको जेल में डाल दिया गया, जिससे कि लोगों के अंदर डर बैठे और वो अपनी पहचान, अपनी भाषा को भूलकर रशियन लैंग्वेज को ही अपना ले। और अब पूरा जो स्ट्रगल है, वहां का स्ट्रगल किसके खिलाफ वो करने लगे लोग, रशियन लैंग्वेज के खिलाफ। पर रशिया ने अपना डोमिनेंस स्थापित करने के लिए, अपना आधिपत्य उनके ऊपर, अपना प्रभाव डालने के लिए अपनी लैंग्वेज को ही इंपॉर्टेंस दी और उन लोगों को फोर्सफुली उसको बोलने के लिए, पढ़ने के लिए कहा। छोटे बच्चों को स्कूल में लगा दी गई रशियन लैंग्वेज, जिससे कि बचपन से ही वो लोग इस लैंग्वेज को पढ़ें। ठीक है, अभी आपका रोमांटिसिज्म और पेज नंबर 13 का द एज ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। रीड आउट करिएगा। क्वेश्चंस में आपको जो नेक्स्ट जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको इंपॉर्टेंट नोट्स और क्वेश्चन के भी वीडियोस बनाकर भेज दूंगी। ओके।